नमस्कार दोस्तों, भाषा की एकेडमी में आपका स्वागत है। वन दरोगा के एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा और लेकर आया भी हूं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, वो भी सिलेबस वाइज। वाह क्या बात है। तो पूरे वीडियो के साथ आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार कहां कहां देखने को मिलेगा? पश्चिमी घाट सह्याद्री जिसे बोला जाता है, उत्तर पूर्वी भारत और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में इसका विस्तार है सदाबहार वनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं सागौन टीक। ओके, कहां पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? तो ये है गोवा में। ओके, मैंग्रोव की क्वालिटी वहां पर है। ओके, कच्छ वनस्पति की याद है कि नहीं आप लोगों को? कच्छ वनस्पति जो कि मैंग्रोव से ही संबंधित होता है, और ये स्थिर जो स्थिर जल क्षेत्र होते हैं वहां पर पाए जाते हैं। स्थिर जल क्षेत्र में पाए जाते हैं। गोवा का चोराव द्वीप पूरी तरह से संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। भारत के किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन जिस पर हमेशा पत्ते लगे हों, और पर्णपाती वन पत्ते एक मौसम में झड़ जाएं का संयोजन देखने को मिल रहा होता है? पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का विस्तार अधिक है? तो ये आपको एशिया महाद्वीप में देखने को मिलेगा। रेड सैंडर्स के संदर्भ में सही कथन है। यह दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष की जाति होती है। ओके, वृक्ष की प्रजाति होती है, और यह दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों की प्रजाति होती है। कभी भी ये टिक मत लगा दीजिएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की नहीं होती है, ये होती है शुष्क पर्णपाती वनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मिलान से भी संबंधित है, या उसमें कुछ गलत कह देगा उससे संबंधित होगा। तो देखिए, दक्षिण पश्चिमी घाट जो आपको देखने को मिल रहा होगा, ये वाला हिस्सा भारत का निचली हिस्सा जो प्रायद्वीपीय पठार का जो हिस्सा होता है नीचे का, ये आर्द्र वन का एग्जाम्पल होता है। ओके, तराई द्वार का जो क्षेत्र होता है, यहां पर चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। ओके, जो तराई द्वार वाला क्षेत्र होता है। और कच्छ का रण जो कि आपको इस जगह पे देखने को मिल रहा होता है गुजरात के साइड में, ये घास के प्रदेश के रूप में ज्यादा फेमस है। और पूर्वी दक्कन का पठार शुष्क सदाबहार वन के लिए जाना जाता है, शुष्क सदाबहार वन। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, साइलेंट वैली, चुपचाप रहने वाली वैली ये तो मजाक हो गया, ये आपको केरल में देखने को मिलेगा। और ये किसका एग्जाम्पल होता है? उष्णकटिबंधीय वन। ओके, ये उष्णकटिबंधीय वन होता है साइलेंट वैली। और शंकुधारी वन जो होता है, ये हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा होता है, शंकुधारी वन। और कच्छ वनस्पति अभी बताए थे सुंदरबन में। और पतझड़ वन जो होते हैं ये राजस्थान में देखने को मिल जाएंगे। तो ये उसका एग्जाम्पल है, मिलान कराने के लिए आपसे जस्ट पूछ लेगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप जरूर इसे पढ़ लीजिएगा। दिया गया कथन सत्य है। उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। सबसे ज्यादा बेचारा उड़ीसा परेशान रहता है चक्रवातों से। जब देखिए तब उष्णकटिबंधीय चक्रवात इधर ही बढ़ता हुआ आ जाता है और सीधे वहां के तटों से टकराता है। महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है। ओके, जो कि एक बहुत ही विकट समस्या है मैंग्रोव के लिए। भितरकनिका गरान के संदर्भ में दिया गया कथन सत्य है, जो कि उड़ीसा में पाया जाता है। यह ब्राह्मणी नदी, वैतरणी नदी और महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उड़ीसा में भी, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, उड़ीसा में यह अवस्थित है। ओके, टाइटल यहां पर पाए जाते हैं, ओरिबिडे टाइटल। दिया गया कथन सत्य है। मैंग्रोव कुछ समुद्र तटों के सीमावर्ती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिक निकाय होते हैं। ये हमारा ग्लोब हो गया, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री साउथ नॉर्थ। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी दिखेगा, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी ये दिख जाता है। वे तट रेखा को स्थिर रखते हैं। ओके,
ये जो होते हैं, जैसे यहाँ पर ये हमारा तट रेखा है भारत का, मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ से भारत स्टार्ट है, यहाँ पर मैंग्रोव फैला हुआ है, तो ये क्या होता है, तट रेखा को एक रूप से स्थिर रखते हैं, उसको कटने से, धाराओं के कटान से बचा रहे होते हैं। ओके, और समुद्र द्वारा सीमा उल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम कर रहे होते हैं। ओके, समुद्र सीमा उल्लंघन ना कर दे, इस पर जमीन इसकी खा ना जाए, तो एक रूप से ये दीवार की तरह खड़ा रहता है। ये मैंग्रोव वनस्पतियां कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये कट जाएंगी, इनका विनाश हो जाएगा, तो कोई भी लहर आएगी, सुनामी भी जैसे हो गई, तो ये बहुत ही व्यापक इसका असर देखने को मिल रहा होता है, बहुत ही तेजी से टकराते हैं तटों से, और इसका खामियाजा जन और धन दोनों की हानि से चुकाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया कथन सत्य है किंतु व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए देख लेते हैं। वन जो होता है नवीकरणीय संसाधन है, बिल्कुल सही भाई, नवीकरणीय है। वन कट गया, इस्तेमाल में ले आए, नया वन हम फिर से लगा दिए, फिर उसको भी इस्तेमाल में ले आए, फिर से लगा दिए। हाँ, ये अलग बात है, एक को लगने में, उगने में भाई 10 साल, 100 साल, कई साल लग जाते हैं। ओके, तो ऐसा करिए, पेड़ जैसे ही एक पेड़ काटिए तुरंत 10 पेड़ लगाइए, ये हुई ना बात फिर। तो ये एक नवीकरणीय संसाधन होता है, जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, ये भी तो नवीकरणीय संसाधनों में आते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है, यह पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ा रहे होते हैं, बिल्कुल सही। वन जो होता है पर्यावरण की गुणवत्ता में वृद्धि कर रहे होते हैं, लेकिन नवीकरणीय और गुणवत्ता से यहां पर कोई लेना देना नहीं है, इसलिए व्याख्या नहीं कर रहा है एक दूसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया कथन सत्य है किंतु व्याख्या नहीं कर रहा है। प्राकृतिक साधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित होते हैं तथा भविष्य में जब भी इनको इस्तेमाल में लाया जाता है तो प्रयोग में उनका इस्तेमाल में प्रयोग में कर सकते हैं। अब किसी भी प्राकृतिक संसाधन में कोई भी चीज हो, कोई खनिज संपदा हो, ओके, जब भी जरूरत हो खनन किया, इस्तेमाल में ले आए। किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी और उत्पादन लागत पर निर्भर करता है। भैया उत्पादन लागत ही नहीं रहेगा तो कहां से खनन करेंगे, खनन नहीं कर पाएंगे तो विकास कैसे करेंगे। तो ये भी बहुत जरूरी, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है एक दूसरे का, क्योंकि वो बता रहा है भाई उसके गुणों के रूप में बता रहा है, कभी इस्तेमाल हो सकता है, एक बता रहा है कि भाई अर्थव्यवस्था से रिलेटेड उसके बात हो रही है, तो एक रूप से व्याख्या नहीं कर रहा है एक दूसरे की। दिया गया कथन सत्य है, एल्युमिनियम हरी धातु है। अब हरी से एकदम कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि एकदम हरी है क्या, अभी मैं बताता हूं हरी धातु क्यों कहा गया है। पहले इतना याद रखिए, एल्युमिनियम का लकड़ी के स्थान पर प्रयोग नगण्य होता है। बिल्कुल, इसका मतलब ये नहीं कि हरी धातु सुन करके आप कहेंगे अरे इससे अच्छा तो लकड़ी की जगह हम एल्युमिनियम का इस्तेमाल कर लें। नहीं भाई बंधु, ऐसा नहीं कर सकते हैं। नोट को देखते हैं क्या बता रहा है। एल्युमिनियम को इसके पर्यावरणीय हितैषी स्वरूप और नवीकरणीय योग्य होने के कारण ही इसे हरी धातु कहा जाता है। एल्युमिनियम का लकड़ी के स्थान पर प्रयोग नगण्य होता है। एल्युमिनियम को हरी धातु इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका नवीकरणीय योग्य हो जाने वाले गुण के कारण यह पुनः उत्पादन की प्रक्रिया में ऊर्जा की काफी बचत करता है। अब भैया ऊर्जा की बचत करेगा तो कितनी अच्छी बात होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कथन सत्य है और व्याख्या भी कर दिया। वाह, ये तो चमत्कार हो गया। भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षता डायरेक्ट एकदम से संबंधित होता है। बिल्कुल, जनसंख्या बढ़ी, वन क्षेत्र कम हुआ, कटान शुरू। और वन क्षेत्र व जनसंख्या की वृद्धि जो होती है ये नकारात्मक संबंध होते हैं। भाई जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो वन बेचारे कटेंगे। ओके, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं, इसीलिए इसको नकारात्मक संबंध कहा गया है और ये एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, IUCN, आपने इसके बारे में सुना ही होगा। ये क्या है, ये जिनेवा में निकट है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में IUCN का मुख्यालय यहां पर देखने को आपको मिल जाएगा। IUCN ही एक रेड बुक जारी करता है। ओके, IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसे कहा जाता है। ओके, अब बताइए ये कौन सा एक बुक जारी करता है। रेड डाटा बुक ये जारी करता है जिसमें जो विलुप्त हो गए हैं या चाहे वन हो चाहे जीव जंतु हो या गंभीर संकटग्रस्त स्थिति में आ चुके हैं। ओके, तो ऐसे संकटाग्रस्त, संवेदनशील, संकटापन्न, संकट मुक्त, आंकड़ों का अभाव, ऐसे कई चीजों को ये अपने डाटा में संभाले रखता है, उनको दिखाता है, उनको व्यवस्थित करता है ताकि जरूरत पड़ने पर
जो विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गए हैं उनको संरक्षित किया जा सके, ऐसे जीव जंतुओं को। ओके, भारत की सबसे बड़ी मछली बताइए कौन सी है? वेल शार्क होती है। घड़ियाल बहुतायत में कहां देखने को मिलेगा? गंगा नदी में देखने को मिलेगा। ओके, भारत में पाई जाने वाली नस्ल खराई ऊंट के बारे में कुछ बताइए। बहुत ही अनूठी बात है, यह समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम होता है। अरे सर 3 किलोमीटर, हम तो 1 किलोमीटर ना दौड़ पाए। ये देखिए खराई ऊंट तो खरा खरा उतर गया है समुद्र में, और यह मैंग्रोव की चराई पर जीता है, यानी मैंग्रोव खा खा के बेचारा तैर लेता है। ये बेचारा नहीं कहेंगे, ये इसकी हिम्मत कहेंगे। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री वन जन योजना का प्रारंभ किया गया था? बताइए कहां पर? झारखंड में 2015 से प्रारंभ किया गया था। और अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई थी किस सरकार के द्वारा? हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई थी अपना वन अपना धन। चलिए कुछ अब अधिनियम और प्रोजेक्ट के बारे में देख लेते हैं, उनके सन के बारे में जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, प्रोजेक्ट हाथी 1992 और जैव विविधता अधिनियम 2002 में, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है कहां पर? देहरादून में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अब जानिए वन संरक्षण अधिनियम 1986 के कुछ अहम बिंदुओं के बारे में, जिस पर काफी नजर पड़ी रहती है एग्जामिनर की। ओके, इसमें पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए बहुत है। भारत सरकार को इस बात के लिए सशक्त करता है कि वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषण के जो उत्सर्जन है उनका निस्तारण का मानक निर्धारित करे। ओके, पर्यावरण को कंट्रोल करना है, कहां कितना हो रहा है उनका एक मानक, एक स्टैंडर्ड लाना है कि इससे ज्यादा प्रदूषण नहीं कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हैं, ताकि हमारे वन सुरक्षित रहे। भाई बंधु, इस अधिनियम में कहीं भी लोक सहभागिता की आवश्यकता का और उसे हासिल करने की प्रक्रिया या इसका विवरण नहीं देखने को मिलेगा। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोक सहभागिता की आवश्यकता का विवरण इसमें नहीं किया गया है। ओके, यह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन और विसर्जन के मानक निर्धारित करता है। वही पॉइंट इसने घुमा के लिख दिया है यहां पर। निम्नलिखित में से कौन से संस्थान पर्यावरण से संबंधित नहीं है? अब 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर तो दिख ही रहा होगा। दिया गया है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, यह पर्यावरण से संबंधित होता है, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान भी पर्यावरण से संबंधित होता है, और भारतीय वन्य जीव संस्थान भी पर्यावरण से संबंधित नहीं होता। बस ये एक भाई बंधु है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये बस सर्वेक्षण करते हैं, इनका पर्यावरण से कुछ लेना देना नहीं होता है। तो इसका क्वेश्चन जो यहां पर पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 के बारे में बता दीजिए आप कुछ। तो कुछ अहम बिंदुओं को यहां पर देख लेते हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन कर बांस को वृक्ष की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। ओके, बांस को याद रखिएगा। अब यानी कि उसका विकास के कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है। बस हाँ, अगर वनों में लगे हैं तब उसके लिए कुछ नियम कानून है ना। वनों से बाहर है, जंगल से बाहर है, तो अगर कोई आप उसको मतलब कि उसको लगाया भी जा रहा है तो वो एक वृक्ष की श्रेणी में नहीं आएगा, वो एक घास की श्रेणी में ही मान लीजिए आएगा। ओके, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 मोस्ट इंपॉर्टेंट के अनुसार बांस हो गया, शहद हो गया, मोम हो गया, लाख हो गया, तेंदू पत्ता हो गया, सब गौड़ वन उपज होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, द्वितीयक होते हैं। ओके, दूसरे नंबर पे आते हैं ये गौड़ मतलब होता है वनोपज, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन, चिपक जाओ पेड़ों से, पेड़ों को नहीं हम कटने देंगे, कहा था हमारे चंडी प्रसाद भट्ट जी ने। ओके, अब कहां पर कहा था इन्होंने चिपको आंदोलन के बारे में? 1964 में इन्होंने दासौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की थी इन्होंने, दासौली। ओके, ये आपको उत्तराखंड के क्षेत्र की तरफ मिल जाएगा, आप इसको एक बार चेक भी कर लीजिएगा,
आगे चलकर यह संस्था चिपको आंदोलन की आधार भूमि बन जाती है। वर्ष 1973 में वनों की कटाई के विरोध स्वरूप चिपको आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। इस आंदोलन के सह कार्यकर्ता बनते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी। ओके, तो याद हुआ नाम। तो ये था चिपको आंदोलन। चमोली के रैणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था? तो ये गौरा देवी हैं, उनके मतलब के नेतृत्व में चलाया गया था कि पेड़ों को भाई हम नहीं कटने देंगे। राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? शैक्षिक तथा शोध संस्थानों को दिया जाता है, वन और वन्यजीव अधिकारियों को दिया जाता है। ओके, और वन्यजीव संरक्षकों को सभी को दे दिया जाता है ये भाई। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है कहां पर? यह है नई दिल्ली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? वह है वन और वन्यजीव की सुरक्षा के लिए दिया जाता है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नोट के रूप में है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, देश में पशुओं के कल्याण को बढ़ावा देने और पशु कल्याण कानूनों पर एक सांविधिक सलाहकारी निकाय है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ओके, सांविधिक सलाहकारी निकाय है, सलाह देने का काम इसका मेनली होता है। इसकी स्थापना पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अनुच्छेद 14 के तहत की गई थी। जो इसकी स्थापना हुई थी एक अधिनियम के तहत हुई थी, इसीलिए इसे सांविधिक सलाहकारी निकाय कहा गया है। 1960 में अनुच्छेद 14 के तहत किया गया था। दूसरे नोट में बताया गया है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण भी एक सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री जी करते हैं। यह पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का मुख्य कारण क्या नहीं है? प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। भाई बिल्कुल, आवास ही अगर नष्ट हो जाएंगे तो विलुप्त हो जाएंगे वन्य प्राणी। तो ये तो पूछ रहा था कौन सा नहीं है। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये विलुप्ति के कारण में आता है। जंगलों में आग लगा देना, भाई आग लग जाएगा जंगल में तो भाई वन्य प्राणी जो होते हैं नाश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो ये भी विलुप्ति का एक कारण बन जाता है। वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार अगर होने लगेगा, उनको मारा जाएगा, उनका व्यापार करवाया जाएगा, तो भी विलुप्त होते चले जाएंगे। लेकिन जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है विलुप्तीकरण का। ओके, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? झांसी में स्थित है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया कथन सत्य है। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना 1961 में की गई थी। यूकलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिक मित्र नहीं कहा गया है बल्कि पारिस्थितिक आतंकवादी कहा जाता है। यूकलिप्टस के जो वृक्ष होते हैं इनकी जड़ें इतनी लंबी होती हैं, नीचे से पानी को सोख लेती हैं और जल स्तर को कम करना शुरू कर देती हैं, इसीलिए आतंकवादी कहा गया है इनको पारिस्थितिकी का। भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला कोलकाता में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है कहां पर? कर्नाटक में स्थित है। बेतला पार्क ये बिहार में मिलेगा। ओके, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो कि फेमस है हंगुल या कश्मीर स्टैग के लिए फेमस है, ये आपको देखने को मिलेंगे जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। ओके, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। कुछ कथन सत्य हैं, इनको भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की जो सीमा होती है, सीमा रेखा विधान से प्रभावित होती है। ओके, विधान स्वरूप ही इसको बनाया गया है सीमा रेखा जो राष्ट्रीय उद्यान की होती है। वन्य प्राणी अभ्यारण्य में सीमित जीवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है। ओके, और जीव आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना, ये जय नहीं जैव विविधता होगा। जैव विविधता और पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और सूक्ष्म जीवों को समग्र रूप में सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। जो जैव सुरक्षा जो क्षेत्र होते हैं वो पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, इनकी सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए किया गया है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, अभ्यारण्यों में मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है ना। कुछ अनुमति के बाद इनको मानवीय क्रियाकलाप हो सकता है वहां पर अभ्यारण्य में, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में मानवीय हस्तक्षेप पूर्णतया वर्जित होता है। मानव रुक जाओ, ये राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें तुम नहीं आ सकते हो ऐसे। ओके, क्योंकि जीव जंतुओं को खतरा हो सकता है तुम्हारी वजह से। तो ये चीजें होती हैं। भारत के किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में
स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं होती है, राष्ट्रीय उद्यान में नहीं होती है, जैसा कि आप अभी देखे हैं। सरिस्का और रणथंभौर और किन जानवरों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बाघ के लिए फेमस है। कहां पर है ये सरिस्का और रणथंभौर? राजस्थान में। नेक्स्ट, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बस्तर क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यानों में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने के हवाई छाया चित्र उपयुक्त होते हैं? छाया चित्र नहीं, छाया चित्र उपयुक्त है। लघु पैमाने वाले हवाई छाया चित्र। ओके। हुलुक गिब्बन मुख्यतः पाए जाते हैं, ये पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं, खासकर असम में पाए जाते हैं। ओके। चलिए कुछ राष्ट्रीय उद्यान और उद्यान से होकर बहने वाली नदियों के बारे में देख लेते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा और कोसी नदी यहां से बहती हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से ब्रह्मपुत्र नदी, डफलू, मोरा डफलू और मोरा धनसिरी नदियां यहां से बहती हैं। ओके। ब्रह्म डफ डफ मोर 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 धनसिरी नदी ये है काजीरंगा की। और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान ये कुंती पुजहा नदी यहां से बहती है। ओके, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान और किस राज्य में वो स्थित हैं, ये तो अति महत्वपूर्ण है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड में है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम, अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, कर्नाटक का अंश देखने को मिल रहा है, ऐसे इसको आप टेक से याद कर सकते हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान अभी पढ़े थे छत्तीसगढ़, गूगामल महाराष्ट्र। ओके। इंतानकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये तो तैरता हुआ मणिपुर, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश, सरिस्का राजस्थान में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान चिकमंगलूर कर्नाटक में, साइलेंट वैली अभी मैंने आपको बता दिया था, शांत घाटी जिसे कहा जाता है, पालघाट पलक्कड़ या जो कि केरल में स्थित है। ओके। बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान ये मेघालय में है। ओके, मेघ से उसके बाल पक गए। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। पेंच घाटी ये नागपुर महाराष्ट्र में है, उसकी नाग में पेच घुसा दिया गया है, ऐसे याद कर लीजिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ओके, कान्हा जी मध्य प्रदेश में चले गए। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है नई दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहां बनाई गई जा रही थी? ओके, बिहार में। ओके। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उद्यान और उसके स्थापना वर्ष के बारे में भी देख लेते हैं। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 सबसे पहले ये बनकर तैयार हुआ था, ये राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में जो कि है। कान्हा जो कि मध्य प्रदेश में है 1955 में बना था। ओके। दुधवा उत्तर प्रदेश 1977 में बना था। ओके। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1983। ओके। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1974 में और साइलेंट वैली केरल 1984 में इसका स्थापना किया गया था। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। रोहिला। मोल्लेलम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। चांदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। मिजोरम में स्थित फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये मिजोरम में है फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान, इसे नीला पर्वत उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती हैं। कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। ओके। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवांशिक विविधता के लिए जाना जाता है। ओके। इसमें जीवों की आनुवांशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जा रहा होता है। पॉइंट याद रखिएगा, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? एडवर्ड स्वेस के द्वारा। बायोस्फीयर रिजर्व। अब आते हैं जयमंडल रिजर्व और किस राज्य में वो स्थित है। अब जो ये स्टार वाले देखेंगे इन्हें यूनेस्को में भी इनको जगह दी गई है। अचान कमार अमरकंटक ये है मध्य प्रदेश में। अगस्त मलाई केरल में स्थित है। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। डिब्रू सैखोव असम में। ग्रेट निकोबार निकोबार में। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। कंचनजंगा सिक्किम में 2000 में बनकर तैयार हुआ था। मानस असम में। नंदा देवी उत्तराखंड 1988 में। ओके, इनको जयमंडल रिजर्व का दर्जा दिया गया था 1988 में। नीलगिरी तमिलनाडु में 1986 में दर्जा मिला। नोकरेक मेघालय में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। सिमलीपाल उड़ीसा। सुंदरबन पश्चिम बंगाल 1989 में दर्जा दिया गया 1989 में। कच्छ गुजरात में है। शीत रेगिस्तान हिमाचल प्रदेश में है। शेषाचलम पहाड़ियां और पन्ना जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट बिंदुओं को हम समझते हैं क्वेश्चन को। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी? 1971 में की गई थी। कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जयमंडलीय निधि है? कच्छ का रण जो कि गुजरात में स्थित है। ओके, मन्नार की खाड़ी भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पर आता है। याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अभयारण्य और वो किस राज्य में है ये भी देख लेते हैं। गर्म पानी ये असम में है। नामदफा अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, और पाखल ये है तेलंगाना में। महुआ डार झारखंड में है। चंद्रप्रभा वाराणसी में। करेरा झांसी में। जयसमंद उदयपुर में। नाहरगढ़ जयपुर में है। डालमा झारखंड। नैयर केरल। कोटीगांव गोवा में है और मोकाम्बिका कर्नाटक में है। अभयारण्य इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। कान्हा, रणथंभौर, काजीरंगा और बांधवगढ़ में से कौन सा एक व्याघ्र अभयारण्य नहीं है बंधु? बताओ कौन सा? काजीरंगा नहीं है इसमें। अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी किस जनपद में है? ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में किस वन्यजीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूरब की ओर सही है? केदारनाथ। पश्चिम से पूरब की ओर बोल रहा हूं, पहले केदारनाथ पड़ेगा। ओके, फिर नंदा देवी, बिनसर, फिर अस्कोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? यह है नेपाल में स्थित है। ओके, अब कुछ राष्ट्रीय पार्क वन्यजीव अभयारण्य है, किस राज्य में है ये भी इंपॉर्टेंट है। बोंडला वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़ में स्थित है। औरंग अभयारण्य असम में है और ऊषा कोठी वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो वह है भीम बाध, याद रखिएगा। पाखुरी वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। यह क्षेत्र पक्के संरक्षित वन के नाम से भी जाना जाता है। गोमर्दा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, ये रायगढ़ जिला छत्तीसगढ़ में स्थित है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ये पॉइंट याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश इसका हिस्सा है, मध्य प्रदेश इसका भी हिस्सा है, राजस्थान इसका भी हिस्सा, लेकिन हरियाणा का हिस्सा नहीं है चंबल। कुछ पक्षी विहार और उसके जिलों के बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव मध्य उत्तर प्रदेश में है। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली उत्तर प्रदेश में। पार्वती अरंगा पक्षी विहार जयप्रकाश नगर गोंडा उत्तर प्रदेश में है। और उद्धव पक्षी विहार ये साहेबगंज झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहां पर है? तो ये पश्चिम घाट में है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में सही कथन कौन से हैं? मरु राष्ट्रीय उद्यान यह 2 जिलों में विस्तृत है, एक जैसलमेर और बाड़मेर जो कि राजस्थान में है। यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक माना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और राष्ट्रीय उद्यान के अंदर मानववास स्थल नहीं होते हैं, किंतु इसके अंदर कई मानववास स्थल
दिख जाते हैं। ये पॉइंट है इसमें भी इंपॉर्टेंट। ओके, वैसे तो नहीं होने चाहिए, लेकिन इसमें आपको मानव आवास स्थल देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर स्थित है? बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है कहां पर? आंध्र प्रदेश में पाया जाता है बाघों का आवास। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य, जो कि 3296.31 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आंध्र प्रदेश की सीमा के अंतर्गत आता है, जबकि नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य का 2611.39 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है तेलंगाना की सीमा में है, जिसे अब अमराबाद बाघ अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया गया कथन सत्य है। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। दो कुबड़ वाला और प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में नहीं पाया जाता है। ओके, जो दो कुबड़ वाले होते हैं ऊंट होते हैं, वो क्या कहा जाता है? केवल भारत में नहीं पाए जाते हैं। दो कुबड़ वाला जो ऊंट होता है प्राकृतिक रूप से मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में पाया जाता है। इसे बैक्टीरिया का ऊंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट, एक सींग वाला जो गैडा होता है प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में ही नहीं पाया जाता है। एक सींग वाला गैडा प्राकृतिक रूप में संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। कौन कौन? भारत में भी, पाकिस्तान में भी, नेपाल में भी, भूटान में भी, बांग्लादेश आदि में आपको एक सींग वाला गैडा देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलघाट, बुक्सा, दंपा, भद्रा में से कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में अवस्थित है? तो बताइए, दंपा जो है मिजोरम में अवस्थित है। नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? वहां की जलवायु सोचिए। नामदफा नेशनल पार्क जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां अवस्थित है भाई? त्रिपुरा में अवस्थित है। सारामती शिखर अवस्थित है नागालैंड में। सारे नाग। भारतीय हाथियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा हमेशा करती है। ओके, पुरुष हाथी नहीं करते हैं। हाथियों की अधिकतम गर्भ अवधि जो होती है 22 माह की होती है। सामान्य हाथी में 60 वर्ष की आयु तक बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। और भारत में हाथियों की सर्वाधिक संख्या आपको कर्नाटक में देखने को मिल जाएगी। चले जाइए, देख लीजिए। पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में किसका महत्व अधिक है? सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र का महत्व ज्यादा अच्छा है यहाँ पर उसके संपर्क के रूप में। ओके, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहाँ पर यह तमिलनाडु का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। 5 मौसमों का बाघ अवस्थित है कहां पर? महरौली के समीप स्थित है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है रामगंगा नदी से, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है। कुछ आर्द्रभूमि और नदियों के किस नदियों के संगम पर स्थित है उस पर हम देख लेते हैं। हरिके आर्द्रभूमि व्यास और सतलज नदी के संगम पर स्थित है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान गंभीर और बाढ़ गंगा नदी के संगम पर स्थित है। वहीं कोलेरू झील जो होता है ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा में स्थित है, जो कि ताजे पानी की झील है। अति महत्वपूर्ण कोलेरू झील। कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक में है, ये भी कावेरी बेसिन में स्थित है। सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र तमिलनाडु में स्थित है, ये भी कावेरी बेसिन में स्थित है। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य केरल का, ये भी कावेरी क्षेत्र में स्थित है। चिनार वन्यजीव विहार अवस्थित है केरल में। तमिलनाडु का पक्षी विहार कहां अवस्थित है? कारीकिली में। और लास्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान क्यों है? जो कि इंग्लैंड में स्थित है। क्यों से मत समझिएगा कि वो पूछ रहा है क्यों, उसका नाम ही क्यों है। ये काफी लंबा वीडियो था, लेकिन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का ये संग्रह था। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए। सिलेबस वाइज आपको हर एक पॉइंट क्वेश्चन दर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बिंदुओं के साथ आपके सामने हम उपस्थित होते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।